Assalamualaikum everyone, I am your biology teacher. In our first lecture, we started a chapter number 10, that is gaseous exchange. In our previous lecture, we just discussed some basic terms, that is what is gaseous exchange, what is cellular respiration, what is breathing, and we find out the difference between cellular respiration and breathing. But in today's lecture, we started a new topic, that is gaseous exchange in plants. But here we have two questions. That is, why plants needs to exchange gases? Plants को gases exchange करने की जरूरत क्यों आती है? And the second is the plants having any proper organ and organ system to exchange gases? क्या plants के पास कोई proper organ या organ system है gases exchange करने के लिए? इन दोनों questions के आंसर आज हम अपने lecture में find out करेंगे. बट इससे पहले हम कुछ सिंपल टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हैं यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट वी डिस्कस ओनली गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, नॉट इन ह्यूमंस. ओके, सो यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी ज्यादा सेल से मिलकर तो बनी होती है लेकिन वो सिंपल हो, उनमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ना हो, तो उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, लाइक इसमें आ जाते हैं बैक्टीरियाज, यीस्ट, अमीबा और बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनको एक प्रॉपर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की जरूरत होती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए. ठीक है, अब बैक्टीरियाज, यीस्ट एंड अमीबा किस तरह से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं कि इनकी बॉडी का जो ईच एंड एवरी सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो उनकी बॉडी का हर सेल जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि गैसेस को एक्सचेंज कर रहा होता है. एक्सचेंज करने का क्या मतलब होता है? इनटेक करना एंड आउटटेक करना. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनको एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम की जरूरत होती है. मैंने बताया कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों इनको प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन सिस्टम की जरूरत होती है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए? क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, तो अगर जो डीप लेयर के सेल्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करना चाहेंगे, तो अगर वो ऑस्मोसिस के थ्रू भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं तब भी टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एक्सचेंज द गैसेस. ओके, और वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए अपने सेल्स के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए. इसलिए इनके पास एक प्रॉपर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है जिसके थ्रू वो अपनी गैसेस जो है उनको एक्सचेंज करते हैं. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लिखे हुए हैं जिनमें है लीव्स, यंग स्टेम एंड वुडी स्टेम एंड मैच्योर लीफ. ओके, और दूसरी साइड में मैंने कुछ मैकेनिज्म्स लिखे हुए हैं लाइक स्टोमेटास हैं, लेंटिसेल्स हैं, क्यूटिकल्स हैं एंड जर्नल सरफेस ऑफ रूट्स हैं. ठीक है, कि जो ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो इन मैकेनिज्म्स के थ्रू अपनी गैसेस जो है उनको एक्सचेंज करते हैं. बट कौन से जो पार्ट्स हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं उसको अब हम दोबारा से स्टडी करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ प्लांट्स में से लीव्स एंड यंग स्टेम्स को, कि लीव्स और यंग स्टेम्स किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं. तो जो यंग स्टेम्स हैं वो क्या है? यंग स्टेम्स का मैंने लिखा कि न्यूली फ्रेश ब्रांच है जिसके अंदर फंक्शनल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, और लीव्स का तो आपको पता है, लीव्स तो लीव्स सिंपल सी फॉर्म है. अब इनके थ्रू लीव्स एंड यंग स्टेम्स में जो गैसेस एक्सचेंज हैं वो हो रही होती हैं थ्रू स्टोमेटा.
ठीक है। अब टू द लेफ्ट साइड, टू द राइट साइड ऑफ द बोर्ड आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आपको लेंटिसल्स नजर आ रहे हैं सबसे ऊपर। देन वी हैव अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स, यहाँ पे कुछ एयर स्पेसेस हैं, ये स्टोमेटा है, और ये है हमारे पास लोअर एपिडर्मिस। ओके, ये हमारे पास एक जर्नल स्ट्रक्चर है लीफ का, ठीक। लीव्स एंड यंग स्टेम्स का ये जर्नल सा स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं ये 9th क्लास में भी, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक। अब लीव्स में ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इनके थ्रू लीव्स जो है वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करता है उसको अब हम स्टडी करेंगे, क्योंकि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं ना उनका जो वो 2 सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। लीव्स एंड जो यंग स्टेम्स हैं या जो प्लांट है, प्लांट बॉडी है, वो 2 सिचुएशंस को फेस कर रहा होता है। फर्स्ट होती है उसके लिए डे टाइम की सिचुएशन एंड द सेकेंड वन इज नाइट टाइम, जो कि दोनों साइड बाय साइड चल रही होती हैं, ओके। और दोनों सिचुएशंस जो है वो अलग होती हैं। जैसे डे में प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है, लेकिन जो ही नाइट टाइम होता है तो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि बच्चों अगर हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास की कुछ टॉपिक्स की तरफ फोकस करें तो आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है, सनलाइट, ओके। तो नाइट में जब सनलाइट प्रोवाइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है स्टॉप हो जाता है, ठीक। और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है, ठीक है। Now we discuss which gases formed from photosynthesis and which gases excrete out from through photosynthesis, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो गैस क्या सरप्लस गैस थी जो कि प्लांट ने जो कि लीव और स्टेम्स ने अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट की, और अगर या जो गैस उसने बनाई डे टाइम में या नाइट टाइम में, तो वो अगर उसके लिए सरप्लस नहीं थी तो क्या वो प्लांट ने खुद यूज़ कर ली या उसने इन्वायरमेंट के अंदर एक्सक्रीट आउट कर दी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे जस्ट डे टाइम को, ओके। डे टाइम में क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, सनलाइट, ठीक। सनलाइट किस पे आ रही होती है, डायरेक्ट प्लांट्स पे, ठीक है। और प्लांट्स को रिक्वायर क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिक्वायर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको ये भी पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही होती है, क्योंकि हम लोग इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, वो अगर कहा जाए कि वो हमसे ले रहे होते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्लांट इनटेक करते हैं CO2 को, ठीक। जब एयर को इनटेक करते हैं तो वहां से CO2 जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर इनटेक हो जाती है। आपको वहां पे मेसोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो एयर है वो इनटेक हो जाती है मेसोफिल सेल्स के अंदर, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस होता है वो बेसिकली मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए CO2 इन्वायरमेंट से ली, ठीक। उसने क्या किया, डायरेक्ट एयर को एब्जॉर्ब, एयर को इनटेक किया अपने मेसोफिल सेल्स के अंदर, और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो O2 है वो बनती है, यानी इस प्रोसेस के थ्रू O2 बनती है, ठीक। जब ऑक्सीजन बन जाती है तो प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि देखें प्लांट इज ए लिविंग थिंग ना, तो उसको रेस्पिरेशन की जरूरत तो होती है, सांस लेने की जरूरत तो प्लांट को भी होती है। तो रेस्पिरेशन के लिए मेन थिंग क्या होती है, हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होना, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, वो उस O2 को जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनी थी इनटेक करना शुरू कर देते हैं। जब इनटेक करते हैं तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जब रेस्पिरेशन होती है तो यहाँ पे हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है CO2। ठीक, अब ये CO2 क्या करेगा, ये CO2 अगेन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन करने के लिए ये यूज होना शुरू हो जाएगा। कुछ तो वो खुद से लेगा CO2 और कुछ अगर उसको रिक्वायर होगी तो वो इन्वायरमेंट से लेगा, जो कि हम लोग एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। अब जो O2 है ये कुछ रेस्पिरेशन में यूज हो रही है और कुछ इसके लिए इम्प्योर है या सरप्लस है, जो कि वो प्लांट जो है अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। और आपको पता है कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें, और जो प्लांट एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं वो इनटेक कौन कर रहा है, ह्यूमंस इनटेक कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर कि जो सरप्लस ऑक्सीजन थी O2 वो प्लांट्स ने एक्सेल की, तो जो ह्यूमंस हैं या जो बाकी सब लिविंग थिंग्स हैं उन्होंने इनटेक करना स्टार्ट कर दी। ठीक, अब जो इसने ये O2 जो सरप्लस जिसको हम कह रहे हैं प्लांट के लिए, जो कि उसके लिए फालतू O2 थी, जितनी उसको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए थी वो उसने यूज कर ली, जो उसके लिए काम की नहीं थी वो उसने अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दी। तो ये एक्सक्रीट आउट कहाँ से हुई, ठीक, कहाँ से होती है ये एक्सक्रीट आउट, थ्रू द स्टोमेटास। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेसोफिल सेल्स ने इनटेक किया CO2 को, उसने डायरेक्ट इनटेक किया, उसने ऑक्सीजन को, एयर के अंदर प्रेजेंट थी CO2 जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर इनटेक हो गई, मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वहां से हमारे पास ऑक्सीजन बनी यानी O2। उस O2 को प्लांट ने अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लिया, जितनी उसको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए थी वो उसने यूज की, और जिसके लिए सरप्लस थी या फालतू थी या वेस्टेज था प्लांट के लिए वो उसने एक्सक्रीट किया अपनी बॉडी में से, और उसको हमने इनहेल करना स्टार्ट कर दिया। अब उसने एक्सक्रीट आउट किसके थ्रू किया, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, हेल्प ऑफ स्टोमेटा। इज दैट क्लियर? ये था हमारे पास डे टाइम पे प्रोसेस जो है। ओके, अब नाइट टाइम पे क्या हो रहा होता है, नाइट की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि नाइट में जस्ट रेस्पिरेशन हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं हो रहा होता, इसका मैंने रीजन आपको स्टार्ट में बता दिया, क्योंकि सनलाइट प्रोवाइड नहीं है प्लांट को। तो जब सनलाइट नहीं है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करेंगे। अब रात के वक्त जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैसे होगा, रात को जब फोटोसिंथेसिस तो स्टॉप हो गई है, अब प्लांट O2 कहाँ से लेगा, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन के लिए O2 रिक्वायर है जो कि उसको फोटोसिंथेसिस से मिल रही थी। क्लियर? अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया है तो प्लांट रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए O2 कहाँ से लेगा। ठीक, तो प्लांट O2 को अपने इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, with the help of cuticles and with the help of lenticles. Is it clear? कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जब वो होगा तो उसके लिए प्लांट को चाहिए O2 जो कि उसको मिल रही थी रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया है। तो अब प्लांट O2 जो है वो लेंटिकल्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू और क्यूटिकल्स के थ्रू डायरेक्ट अपने इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो अपने इन्वायरमेंट से O2 को एब्जॉर्ब करेगा तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास CO2 बनना शुरू हो जाएगी। अब देखें, जब डे टाइम में CO2 बन रही थी तो वो आपने देखा कि जो कुछ CO2 थी वो प्लांट अगेन फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर रहा था। ठीक है, और जो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस बन रही, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो स्टॉप है ना, जो नाइट टाइम में CO2 बन रही है अब वो कहाँ जाएगी, तो वो कहीं भी यूज नहीं होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो वो जो O2 है वो इसके लिए एक सरप्लस होगी, बिल्कुल फालतू होगी प्लांट के लिए। ठीक है, अब हम आई थिंक आपको ये क्लियरली समझ आ गया नाइट टाइम और डे टाइम के प्रोसेसेस जो कि लीव्स एंड यंग स्टेम्स के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक भी किया और
अपनी बॉडी से निकाला भी है, ठीक है, जो कि नाइट और डे टाइम के प्रोसेसेस अलग अलग थे, उसके थ्रू हमने इसको डिस्कस किया। अब हमारे पास दूसरा जो पार्ट ऑफ प्लांट था वो क्या था, दैट इज बेसिकली वुडी स्टेम और वुडी स्टेम एंड मैच्योर लीव्स। ओके, अब जो मैच्योर लीव्स हैं वो क्या हैं, या जो वुडी स्टेम है वो क्या है। तो जो वुडी स्टेम है वो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जो यंग स्टेम है उसके पास फंक्शनल क्लोरोफिल है, तो जो वुडी स्टेम है इसके पास फंक्शनल क्लोरोफिल नहीं है, हैविंग नो फंक्शनल क्लोरोफिल। ओके, तो वुडी स्टेम और मैच्योर लीव्स जो हैं वो किसके थ्रू जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो करें, सॉरी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो परफॉर्म करेंगे। मैंने मैकेनिज्म्स लिखे थे, उन मैकेनिज्म्स के अंदर मैंने 4 नेम्स लिखे थे, स्टोमेटास, लेंटिकल्स, क्यूटिकल्स एंड जर्नल सरफेस ऑफ लीव्स। ओके, तो जो वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर लीव्स हैं ये अपने लेंटिसेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करेंगे। हमारे पास एक वुड है, ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई ट्री है और ये ट्री का स्टेम है, ठीक है, वो वुडी स्टेम है और मैच्योर है, ठीक, मैच्योर लीव्स है और वुडी स्टेम है। तो आपको पता है जो प्लांट वुड जो है जिनकी वो बार्क बनी होती है प्लांट के बाहर, वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है, उसमें से ना तो वाटर अंदर एंटर हो सकता है ना ही गैसेस एंटर हो सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से लेंटिसल्स बने हुए होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। यानी इन जो स्मॉल पोर्स होते हैं लेंटिकल्स को, बेसिकली ये जो है ये क्या है, लेंटिसल्स हैं, लेंटिसल्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेंटिकल्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये क्या है, दीज आर द स्मॉल पोर्स present in the layer of bark, ठीक है। जो लेंटिकल्स हैं उनके थ्रू जो वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स जो हैं वो अपनी जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, सॉरी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। ये तो बात थी वुडी स्टेम की, लेकिन जो मैच्योर रूट्स हैं वो किस तरह से गैसियस एक्सचेंज करती हैं, वो क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ द रूट्स होती हैं, सेबेशियस रूट्स होती हैं और एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, तो ये अपने इर्द गिर्द जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू अपनी गैसेस एक्सचेंज करती हैं। अब अगर हम इक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, एट द एंड के कुछ प्लांट्स इक्वेटिक भी होते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं वाटर में से, और जो डिसॉल्व्ड CO2 होती है उसको टेकन आउट कर देते हैं अपनी बॉडी में से इन द वाटर। इस तरह से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं वाटर के अंदर। आई होप सो अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।